हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका साथ ही नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना नया एक यूनिट या नया एक देश हमने शुरू किया जिसका नाम क्या है, फ्रांस। इससे पहले वाली वीडियो में अपनों ने किसका अध्ययन किया था, फ्रांस के भौगोलिक विभाजन, कहाँ पर फ्रांस स्थित है, किस एरिया में आता है, क्या उसकी भूमिका है, भौगोलिक संदर्भों में उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे किसका, फ्रांस के भौतिक विभाजन का। देखो वो जो पढ़ा था अपनों ने, वो किस प्रकार से फ्रांस किन किन देशों के पास स्थित है, कौन कौन सी 3 जल राशियों से घिरा हुआ है, उसका अध्ययन हमने कर लिया था। कहाँ पर विश्व में उसका स्थान आता है, किस महाद्वीप में आता है, इस सब का अध्ययन अपन उस वीडियो में कर चुके हैं। अब क्या देखेंगे, उसका भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन मतलब जैसे भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है, राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है, इसी तरह फ्रांस को 3 भौतिक मुख्यतः, क्या बोलेंगे, मुख्यतः 3 भौतिक विभागों में बांटा गया है, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखते हैं कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। पहला कौन सा हो गया, मैदानी। देखो इसका भौतिक विभाजन ज्यादा बड़ा नहीं है, जिस तरह जापान का बड़ा था अपनों ने, उसका भी नॉर्मली छोटा ही था। सबसे बड़ा भौतिक विभाजन किसका है, जिसका मुझे 2-3 वीडियो बना करके डालना पड़ा था, वीडियो भी अलग अलग करके। क्यों, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। किसका था, वो उत्तरी अमेरिका का था, वो अमेरिका महाद्वीप का था, अमेरिका देश का था। इसलिए ये जो है ये छोटे ही हैं, ये की वीडियो में आराम से हो जाएंगे, आपको समझ भी आ जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, छोटा होता है इसलिए इसके क्वेश्चन आते भी जरूर है, इसलिए याद रखना भी आसान है। मैदानी, पठारी और पर्वतीय कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश और पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेशों में वैसे तो लगभग 8 या 9 पर्वतीय प्रदेशों में बांटा गया है। हम मुख्यतः 4 प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से, पिरेनीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, जूरा पर्वत और मोरवन पर्वत। इन 4 पर्वतों का अध्ययन इसी वीडियो में या भौगोलिक या भौतिक विभाजन के अंतर्गत करेंगे। कितने भागों में बांटा गया है, 3, मैदानी, पर्वतीय और पठारी। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है फंडा। तीनों भाग है, तीनों भाग के आपको जो मेन चीजें हैं वही याद रखनी है, हर चीज पर आपको गौर करने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लिख सके, मैं वही आपको प्रोवाइड कराता हूँ। आप इसके अंदर काटने जाएंगे तो नंबर भी कट जाएंगे, इतना याद रखना। मैं पहले ही आपको काट के जो मेन आईएमपी, मोस्ट आईएमपी चीजें हैं वही इस वीडियो के जरिए आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिर आप सोचे कि इसमें भी थोड़ा काट लें, वो मुझे पता है कि स्टूडेंट लाइफ से हम भी गुजरे, तो वो यही होता है कि थोड़ा और छोटा कर दे तो याद रह जाएगा। नहीं, आपको ये पूरा के पूरा याद रखना जरूरी है। वो पूरा एक बार याद नहीं रहा, पर जो मैं पॉइंट मेन बोलता हूँ, ये पॉइंट मेन है, ये आपको याद रखना, तो वो आपको याद रखना ही जरूरी, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आईएमपी हो जाता है। जैसे अगर सीधा सा पूछ ले, फ्रांस के भौतिक विभाजनों के नाम लिखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, तो कौन कौन से हो जाएंगे, मैदानी, पठारी, पर्वतीय। अब उसका उल्लेख कीजिए, ये आ गया बड़ा क्वेश्चन, फिर क्या करोगे, नाम याद रखने से कुछ मतलब नहीं, अंदर का भी तो मैटर याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला मैदानी प्रदेश। अब देखते हैं फ्रांस का पहला भौतिक विभाग कौन सा है, मैदानी प्रदेश। इसमें क्या मुख्य बात है उसका अध्ययन करते हैं। इसे उत्तर पश्चिम मैदानी प्रदेश भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, उत्तर पश्चिम मैदानी प्रदेश। अगर मैं फ्रांस की बात करूँ जिस प्रकार का है, तो उत्तर पश्चिमी भाग में यहाँ पर ये स्थित है, क्या, मैदानी प्रदेश। ठीक है, यह मैदानी भाग, अब यह मैदानी भाग बना है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भारत के भौतिक विभाग को बताइए, तो आप बताएंगे हिमालय पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप समूह, पठार वगैरह, इस तरह 6 भागों में बांटा गया है किसका, भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो मैं अगर कहूँ कि फिर हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिण हिमालय। फिर दक्षिण हिमालय के नीचे आता है क्या, उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्य आते हैं। अब मैं पूछूंगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या क्यों है, देखो सर्वाधिक जनसंख्या भी वहीं की है। अगर मैं पूछूं जैसे कि राजस्थान के कितने जिले टोटल, 33 जिले। ठीक है, तो सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी कौन सा है, यूपी। उत्तर प्रदेश कितने हैं, 75, कितने जिलों की संख्या उसमें, 75, इसलिए वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या भी। अब सर्वाधिक जनसंख्या क्यों, क्योंकि वो मैदानी भाग है। किसका मैदानी भाग है, जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी है
बहकर जलोढ़ मृदा ला के बिछा देती है, जैसे कि ये हिमालय भाग है, ठीक है, इसके आगे ये मैदानी भाग है। अब जो जल यहाँ से आ रहा है, जो भी नदी वगैरह बह के आ रही है, तो यहाँ पर नए नए अवशेष ला के नई नई मृदा हर बार बिछाती जाती है। तो इसी से किसका निर्माण होता है? विशाल मैदान का। तो उत्तर का विशाल मैदान भी किसकी वजह से बना है? किन्हीं कुछ कुछ नदियों की वजह से, जो हिमालय से निकलकर हमारे उत्तरी भाग में आती है। और उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, क्या बोलते हैं? भारत के मैदान को गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्यों? क्योंकि वो हिमालय से निकल के फिर मैदानी भाग में आती है, वहां पर नई नई मृदा, उपजाऊ मृदा लाती, इसलिए उसका भाग का नाम क्या रखा गया है? उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। क्योंकि जो जितना फ्लैट भाग होगा, आप पहाड़ों पे निवास करना पसंद करेंगे या फिर समतल भूमि पर? आप बोलेंगे सर समतल भूमि पर रहना हम पसंद करेंगे, इसलिए मैदानी भागों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। अब ये बात हो गई। अब जो ये मैदानी प्रदेश है, कहाँ का? फ्रांस का। ये किन नदियों के द्वारा बना है? अब ये भी तो अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो किन नदियों द्वारा बना है? यह गैरोन, लोयर और सीन नदियों के द्वारा निर्मित एक क्या है? उपजाऊ मैदान है। यहाँ पर कृषि वगैरह भी की जाती है। कुछ मैदान ऐसे होते हैं जो अनुपजाऊ होते हैं, पर ये नदियों द्वारा, नदियों के तलछट द्वारा बना है, इसलिए हर वर्ष नई मृदा आती रहती है यहाँ पर। हर, मैंने बताया ना अभी, एक के बाद एक दूसरी मृदा आके उसके ऊपर परत दर परत जमाती रहती है, तो उससे उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है और उस मैदान में क्या कहते हैं? उपजाऊ हो जाता है मैदान, तो उस पर कृषि कार्य आराम से किया जाता है। तो हम कह सकते हैं फ्रांस के मैदानी प्रदेश का निर्माण गैरोन, लोयर और सीन नदियों के द्वारा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। वॉसजेस व ओडिनेज उच्च भूमि के बीच लोरेन का मैदान स्थित है। देखो, दो उच्च भूमि है, ठीक है, जैसे कि ये एक उच्च भूमि है, फिर ये नीचे है, फिर ये उच्च भूमि है। जैसे ये दो उच्च भूमि हैं, एक का नाम क्या है? वॉसजेस, इसका नाम वॉसजेस मान लेते हैं, और उसका नाम क्या? ओडिनेज, ठीक है। इसके बीच में जो लोरेन का मैदान है, ये मैदान, इसे क्या कहा जाता है? लोरेन द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। जो पश्चिम में कहाँ तक जाता है? पेरिस में खुलता है। पश्चिम में पेरिस, यानी कि मैं कहूँ फ्रांस की राजधानी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? पेरिस, ठीक है। उत्तर पश्चिम मैदान कहते हैं। किन किन नदियों के द्वारा बनता है वो बता दिया, कहाँ से कहाँ तक है वो देख लिया। अब देखते हैं इस मैदान का समुद्रमुखी भाग, यानी समुद्र की ओर आने वाला भाग, फिनलैंडर्स का प्रदेश है, जो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1919 के मध्य। किसके बीच में? जर्मनी व ब्रिटिश फ्रेंच सेनाओं के मध्य हुआ था। तो यहीं पर लड़ा गया था। कहाँ पर? इसी मैदानी प्रदेश में। कुछ युद्ध होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, कुछ युद्ध होते हैं जैसे कश्मीर वगैरह में, ठंड वाले क्षेत्रों में, और कुछ जो विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का अध्ययन अपनों ने जापान में किया था, ठीक है। अब जो फ्रांस से चल रहा था, फ्रांस के अंतर्गत ये प्रथम विश्व युद्ध का अध्ययन आया है, तो ये भी देख लें आप कब हुआ था? 1914 से 1919 के बीच में। किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो इसी मैदानी भाग में। किसके? फ्रांस के मैदानी भाग में ही लड़ा गया था। तो ये था मैदानी प्रदेश। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरा। हाँ स्टूडेंट, अब हम देखते हैं फ्रांस का भौतिक विभाग दूसरा, कौन सा? पठारी, ठीक है। तो फ्रांस के दक्षिण पूर्वी भाग में देखो, कुछ इस आकृति में फ्रांस की स्ट्रक्चर है, भौतिक रूप है, ठीक है। अब इसके दक्षिण पूर्वी भाग में देखो, तो दिशाओं का ज्ञान तो है ना आपको? नहीं हो तो आप बता देना। ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। तो ये वाला भाग, यहीं पर विस्तृत उच्च भूमि पठारी भाग है, जिसे क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती पठार। क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती पठार। या हम ये भी कह सकते हैं पठारी प्रदेश का दूसरा नाम क्या है? मध्यवर्ती पठार, ठीक है। यह पठार विषम धरातल वाला है। कैसा है? विषम धरातल वाला। अब मुझे ये बताओ, पर्वत, पठार और मैदान में तो आपको डिफरेंस पता है ना अच्छे से? देखो, वह भूमि जो, वह भूभाग जिसमें चढ़ाई और उतार तीखा हो और ऊपर से कैसा हो? नुकीला हो, यानी समतल न हो, उसे क्या बोला जाता है? पर्वत। यानी कि चढ़ाई भी तीखी, उतार भी तीखा और ऊपर धरातल समतल न हो, ऊपर से कैसा हो? तीखो ना हो, ठीक है। और वह भूमि जिसमें चढ़ाई तो ऊंची तीखी हो, लेकिन ऊपर से धरातल क्या हो?
समतल और वापिस ढलान भले तीखा हो तो उसे क्या बोलते हैं? पठार। और वह भाग जो समतल हो उसे क्या बोला जाता है? जिसमें ऊंचाई ना हो उसको क्या बोला जाता है? मैदान। क्या बोला जाता है? मैदान। तो आप समझ गए, जिसमें चढ़ाई तीखी हो लेकिन ऊपर समतल भाग ना हो, पर्वत जिसमें ऊपर समतल भाग हो यानी एक फ्लैट हो कुछ देर के लिए हो, ऐसा नहीं है कि जैसे यहां से चला इतना भाग है फिर ऐसे गिर गया, तो ये भी पठार की कैटेगरी में आएगा। पर्वत वही होगा जो कुछ इस प्रकार से हो, ठीक है, गोल आकार से ऊपर, अगर वो ऊपर से जरा भी चपटा है तो वो किसी कैटेगरी में आ जाएगा? पठार की कैटेगरी में। और पर्वत ज्यादा ऊंचे होते हैं, पठार उनकी तुलना में कम ऊंचे होते हैं ऊंचाई के आधार पर देखें तो। मैदान तो आप अच्छे से जानते ही हैं। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं? पठारी प्रदेश। तो जो किसका? फ्रांस का पठार है वो मध्यवर्ती पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विषम धरातल है, जैसे ऊपर है तो सही समतल, कहीं कहीं है, फिर कहीं सीधा, कहीं टेढ़ा, मतलब उबड़ खाबड़ अपन बोल सकते हैं। इस पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर। औसत ऊंचाई अधिकतम और न्यूनतम के बीच में, अधिकतम में मान लू 200 है, न्यूनतम में मान लू 100 है, 50 है, तो इन दोनों के बीच का जो आंकड़ा निकलेगा वो कहलाता है औसत। ठीक है, आप औसत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो कितनी है इसकी औसत ऊंचाई? 100 मीटर। किसकी? पठारी प्रदेश की। इस पठार के चारों ओर क्या पाया जाता है? मेन बात ये, कोयले के भंडार कहां पर स्थित है? इसके मैदानी पठारी भाग में। किसके? फ्रांस के। ठीक है, चारों ओर, यानी कि इस पठार के चारों ओर क्या विद्यमान है? कोयला, कोयले के भंडार स्थित है। फिर इसकी खाने वगैरह भी वहीं पर स्थित हैं। यह पठारी भाग फ्रांस के 1/6 भाग में विस्तारित है। अगर मैं कुल भूभाग की बात करूं तो ये कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है? 1/6 भाग पर। इसका वर्ग किलोमीटर देखें तो 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख उच्च श्रेणियां कौन कौन सी है? देखो, सेनी हिल कितनी है? 1885, 1885 मीटर की ऊंचाई वाली है। पिमोडू कांटल, दो नाम कुछ अलग अलग देखने को मिलेंगे वहां पर। अपने यहाँ पे जैसे पर्वत है ऐसे नाम देखने को नहीं मिलेंगे, वो उनके हिसाब से नाम रखे हुए हैं। नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, एक दो ही नाम लिखवाता हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं लिखवाता हूँ कि आप कंफ्यूज हो। पहली कौन सी हिल है? सेनी हिल जो 1885 मीटर ऊंची है। फिर पिमोडू कांटल जो 1858 मीटर ऊंची है। तो मुख्य यह दो ही हैं, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं पठारी भाग में। समझ गए? मेन बातें याद रखना। इसे मध्यवर्ती पठार कहते हैं। किस दिशा में? दक्षिण पूर्व में। कितना ऊंचा? लगभग 100 मीटर ऊंचा है। क्या पाया जाता है यहाँ पर? कोयला पाया जाता है। कितने प्रतिशत भाग पर? 1/6% भाग पर। और दो पठार कौन कौन से? उच्च श्रेणियां कौन कौन सी? सेनी और पिमोडू कांटल। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट। हाँ स्टूडेंट्स, अब तीसरा भौतिक विभाग देखते हैं फ्रांस का, जो कि है लास्ट। और तीसरा कौन सा है? पर्वतीय प्रदेश। अब पर्वतीय प्रदेशों में कौन कौन से हैं मुख्य रूप से, वही देख लेते हैं, फालतू डिस्कस नहीं करते हैं। उसमें पहला कौन सा है? पिरेनीज पर्वत। कौन सा पर्वत है? मुख्य आपको 4 पर्वत बताऊंगा मैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन सबका अध्ययन करना जरूरी नहीं है। तो उसमें पहला पर्वत कौन सा है? पिरेनीज पर्वत। यह पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। देखो, भौतिक विभाग या भौतिक स्वरूप बताया था मैंने जब आपको फ्रांस का पहली वीडियो में। जिसने नहीं देखी वो उसको जरूर देख ले। मैं उसको पहले इसलिए ही बताता हूँ कि जब उसका भौतिक विभाग पढ़ाऊंगा मैं, या उससे नदी तंत्र पढ़ाऊंगा, जलवायु पढ़ाऊंगा, तो वो चीज़ें आपको याद रहेगी। ये चीज़, ये स्थान यहाँ पर है, ये स्थान यहाँ पर है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको वही बताता हूँ जो मेन जरूरी है। उसको जब तक किसी चीज़ का आप खाका नहीं समझोगे कि ये क्या होता है, कैसे बनता है, तब तक उसके अंदर की वस्तुओं को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इसलिए मैं उस वीडियो को आप जरूर देख लें। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर देखें। तो देखो, यह पर्वत कौन सा? पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच में सीमा बनाता है? फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है। देखो, ये यहां पर है। कौन सा? ये पिरेनीज पर्वत। ये देखो, रेड इंक से बना देता हूं, यहां पर स्थित है। कौन सा? पिरेनीज पर्वत। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाता है? स्पेन। ठीक है, स्पेन के नीचे यहां पर आ जाता है पुर्तगाल, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो यहां पर कौन सा हो गया? ये फ्रांस हो गया और ये स्पेन हो गया। इन दोनों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? तो पिरेनीज पर्वत बनाता है। यह दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह पूर्व या पश्चिम, देखो मैंने बताया ना अभी आपको, यहीं पर। ये तो आगे रेखा मत समझना कि दूसरे देशों में भी जा रही, यहीं पर स्थित है। तो अगर हम सीधे से रूप में कह सकते हैं,
पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। यह फ्रांस के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। आगे देखते हैं, अब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक है। तो अब देखो, ये क्वेश्चन भी उसके अंदर आराम से सोल्व हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। पश्चिम में बिस्के की खाड़ी, देखो पश्चिम में 4 दिशाएं बताई थी मैंने, 3 सागरों से घिरा हुआ है फ्रांस, तो उसमें कौन कौन सी, देखो यह पश्चिम में बिस्के की खाड़ी, जो ये यूं चापाकार उल्टे सी आकृति में बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, बिस्के की खाड़ी। कहां पर स्थित है बिस्के की खाड़ी, ये चापाकार आकृति जो पश्चिम में है, यहीं पर क्या स्थित है, बिस्के की खाड़ी, यानी कि यहां से लेकर के और पश्चिम में बिस्के की खाड़ी और से भूमध्य सागर तक, पूर्व में कहां तक है, पूर्व में कहां तक है, ये यहां तक, कहां है, भूमध्य सागर, यानी कि इसके आगे यहां पर क्या आ जाता है, भूमध्य सागर। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक, बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी के मध्य स्थित है। कहां पर है, दक्षिण पश्चिम भाग में। किन 2 राष्ट्रों के बीच में सीमा बनाता है, फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है। देखो यह एक मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत जिसको बोलते हैं ना, वह कौन सा है, वलित पर्वत यानी मोड़दार पर्वत है। कौन सा, पिरेनीज पर्वत। जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा, आप देखो अगर आपसे पूछे कि पिरेनीज पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, पिको डी अनेटो। देखो नाम मैंने हर बार बोला, आपको कुछ अलग अलग देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, तो नाम तो कुछ अलग ही होने हैं, याद रखने आपको जरूरी है। तो पिरेनीज पर्वत का, ये फ्रांस का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, सर्वोच्च शिखर नहीं बता रहा हूं, ये किसके अंतर्गत, पिरेनीज पर्वत के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पिको डी अनेटो। कितनी ऊंची है, 3404 मीटर ऊंची है। तो यह हुआ क्या, पिरेनीज पर्वत। पर्वतीय प्रदेश का पहला भाग कौन सा हुआ, पिरेनीज पर्वत। अब दूसरा देखते हैं, आल्प्स पर्वत। ठीक है, नाम सुना होगा आल्प्स पर्वत आपने। तो आल्प्स पर्वत यह नवीन वलित, ये जो मोड़दार है ये भी मोड़दार है, ये भी मोड़दार, पर ये कैसा है, नवीन वलित। अगर मैं जो हिमालय की बात करूं तो वो भी कैसा है, नवीन वलित पर्वतमाला है। ठीक है, सब पुरानी कौन सी भारत में सबसे, तो वो कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो अरावली को भी यहाँ पे मत लो, नहीं तो वरना कुछ बच्चे ऐसे हैं महान कि वो इसके अंदर भी अरावली लिख देंगे, उनका भरोसा नहीं करना मुझे। हाँ, जिसकी अनेक समानांतर श्रेणियां हैं। देखो यह कैसा है, नवीन वलित, कौन सा, आल्प्स पर्वत। अब ये कहाँ से, पश्चिम से पूर्व, यानी कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है, पूरे जो फ्रांस है इसमें या बीच में फैला हुआ है। अगर देखिए कौन सा, आल्प्स पर्वत। इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट ब्लॉक। मेन बात ये है, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट ब्लॉक। अब मैं कह सकता हूँ फ्रांस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट ब्लॉक। फ्रांस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट ब्लॉक, या आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर माउंट ब्लॉक या ब्लैक जो भी है, 4785 मीटर, जो फ्रांस की सीमा पर ही स्थित है। देखो यह फ्रांस की सीमा के अंतर्गत ही आता है, बाहर नहीं आता है। कौन सा, माउंट ब्लॉक। यह फ्रांस का सबसे ऊंचा पर्वत है। आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंचा है, कितना है, 4785 मीटर। ठीक है, यहाँ पर अनेक हिमनद पाए जाते हैं। अब ये आल्प्स पर्वत को भी 3 भागों में बांटा गया है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यही पढ़ ले तो बहुत है। तो यहाँ पर ये 2 पर्वत पूरे होते, 2 और रह गए, उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखते हैं अगला, जूरा पर्वत। यह पर्वत फ्रांस व स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इससे पहला वाला देखा था तो वो अलग था, 2 देशों के बीच में स्थित था, स्पेन वो फ्रांस के बीच में था। अब यह है फ्रांस व स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ से सीमा किसकी लगती है, स्विट्जरलैंड की। ठीक है, तो यह पर्वत फ्रांस व स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है, जिसकी औसत रूप से कितनी ऊंचाई है, 1718 यानी 1718 मीटर की ऊंचाई वाला है। इसके दक्षिणी भाग में अनेक गहरी नदी घाटियां व झीलें पाई जाती है। इसके दक्षिणी भाग में क्या पाया जाता है, अनेक नदी घाटियां प्लस झीलें पाई जाती है। मध्यजीव कल्प, देखो भूगोल को अनेक कल्पों में, महाकल्पों में विभाजित किया गया है। उनमें मध्यजीवी महाकल्प, पुराजीव महाकल्प, आद्यजीव महाकल्प, ये अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो मध्यजीव महाकल्प है उसके अंतर्गत एक आता है जुरासिक काल। उस जुरासिक काल का नामकरण जुरासिक क्यों किया गया है,
तो इसी पर्वत के नाम पर उस मध्यजीव महाकल्प के एक कल्प का नाम क्या रखा गया था? जुरासिक कल्प। किसके नाम पर? जुरासिक पर्वत के नाम पर रखा गया। तो ये आपको मोस्ट IMPA याद रखने योग्य है कि जुरासिक कल्प का नाम या जुरासिक काल का नाम जुरासिक क्यों रखा? तो जुरा पर्वत के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बात थी जुरा पर्वत से। अब देखते हैं लास्ट चौथा, मोरवन पर्वत। यह एक उच्च प्रदेश है। कौन सा? मोरवन एक उच्च प्रदेश है जिसकी औसत ऊंचाई 901 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? औसत ऊंचाई 901 मीटर। ठीक है, येन व आर्मेनकॉन नदियां यहां से निकलती है। दो नदियां मुख्य रूप से निकलती है, येन व आर्मेनकॉन। और ये दोनों किसकी सहायक नदी है? सीन नदी की सहायक नदी है। नदी जल क्या अफवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन और आएगा आगे। अभी भी याद रखें, मोरवन पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? येन और आर्मेनकॉन, जो कि किसकी सहायक नदी? आगे जाके किससे मिल जाती है? सीन नदी से मिल जाती है। यानी कि ये दोनों क्या है? उसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, मोरवन में 1,70,000 वर्ग हेक्टेयर का एक क्या बनाया गया है? पार्क बनाया गया है, जो कब बना? 1970 में बनाया गया था। ऊंचाई पर स्थित है, पर्वत पर है यानी ऊंचाई पर है। ठीक है, तो कब बना था ये? 1970 में। ठीक है, कितना हेक्टेयर में फैला हुआ? 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बहुत बड़ा एक पार्क का स्थापना की गई है। यहीं पर स्थित है, देखने लायक है। आप जाओ तो जरूर देखना। यहीं पर आपका फ्रांस का भौतिक विभाजन समाप्त होता है। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।